डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 21 इसका सॉरी लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करने लगे हैं हम। मिड टर्म के बाद के जो एग्जाम्स हैं हम उनकी प्रिपरेशन करेंगे। ये लेक्चर शुरू करने से पहले दो तीन ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपको बतानी जरूरी है। हाँ, मैं पहले उन पे लेके जाऊंगा आपको। अच्छा, इस उन डेफिनेशंस पे ले जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें इस लेक्चर को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के दरमियान शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो जाए। बस एक यही है रिक्वेस्ट के शेयर जरूर कीजिएगा। चलें स्टूडेंट, सबसे पहले बैंक बुक क्या होती है? वो बुक प्रीपेयर्ड बाय कस्टमर, यानी जिसमें कस्टमर जो अपने बैंक में ट्रांजेक्शन्स करता है, इन विच ये रिकॉर्ड ऑल बैंक ट्रांजेक्शन्स। ठीक हो गया जी, जिसमें वो अपनी सारी बैंक की ट्रांजेक्शन्स करता है। जब कस्टमर वो चीज प्रिपेयर करता है तो एक और बुक होती है, बुक आर स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक या बैंकर जो बैंक में बैठे होते हैं। ठीक है, इन विच दे रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर जो उनके साथ जितनी ट्रांजेक्शन्स कर रहा होता है उनको वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यानी जो बैंक रिकॉर्ड कर रहा होता है वो बैंक स्टेटमेंट में कर रहा होता है। कस्टमर घर आके जो अपनी किताब में लिख रहा होता है उसकी बुक को क्या बोलते हैं? बैंक बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? बैंक बुक बोलते हैं। ठीक हो गया। यानी ये यार सिंपल सी बात है, बैंक बुक जो कस्टमर का अपना रजिस्टर है, उसकी अपनी नोटबुक है, उसकी अपनी कॉपी है। और बैंक स्टेटमेंट जो बैंक वो स्टेटमेंट देता है जब हम जाते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? इसकी सिंपल एक इतनी सी डेफिनेशन है, अकाउंट रिसीवेबल्स। इतनी सी डेफिनेशन आप याद कर लो यार, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। क्रेडिटर, अकाउंट पेएबल। आपके सामने एक बंदा जा रहा है, आपने उससे पैसे लेने हैं, वो आपका डेटर है। वो आपका क्या है? डेटर है। वो आपका क्या है? डेटर है। उसे आप, वो मेरा अकाउंट रिसीवेबल जा रहा है। क्रेडिटर, जिसके आपने पैसे देने, वो मेरा क्रेडिटर जा रहा है, मैंने उसके पैसे देने। तो ये डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी। क्रेडिटर किसको बोलते हैं? अकाउंट पेएबल को। और डेटर किसको बोलते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। अनप्रेजेंटेड चेक्स, चेक्स इशूड टू कस्टमर। आपने चेकबुक में से एक चेक लिखा, फाड़ा और अपने कस्टमर को दिया, यार उसको ना कहो। इशूड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को ही दोगे ना जिसकी आपने पेमेंट देनी है। ठीक है, चेक इशूड टू क्रेडिटर बट स्टिल नॉट पेड। अभी बैंक ने उसको पे नहीं किया। स्टिल नॉट प्रेजेंटेड, यार उसने प्रेजेंट ही नहीं किया तो उसने पे ही नहीं किया। स्टिल नॉट कैश, एक ही चीज के सारे नाम बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। चेक इशू टू द कस्टमर्स बट नॉट पेड, बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट कैश, एक ही चीज के सारे नाम है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर वो चेक इशूड है तो ये क्या होगा? चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स बट नॉट क्रेडिटेड, नॉट क्लियर्ड, नॉट, बस दो ही होते हैं इसके, नॉट क्लियर और नॉट क्रेडिटेड। अनक्रेडिटेड चेक्स वो चेक्स होते हैं जो आपने अपने डेटर से लिए, आपने जमा करवाए अपने अकाउंट में, ठीक है, अभी तक क्लियर नहीं हुए। ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट बट नॉट क्लियर। यार ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैं फिर एक आपको सिनॉप्सिस दे रहा हूँ इसका। बैंक बुक क्या होती है? जो कस्टमर बनाता है, जिसमें जितनी बैंक में वो ट्रांजेक्शन करता है उनको ये रजिस्टर होता है, कॉपी होती है जिसमें सारी चीजें लिखता है। बैंक स्टेटमेंट बैंक बना रहा होता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन कस्टमर की होती है उनको लिख रहा होता है। डेटर हमारे अकाउंट रिसीवेबल होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। क्रेडिटर हमारे अकाउंट पेएबल होते हैं जिनके हमने पैसे देने होते हैं। ये उसकी डेफिनेशन है क्रेडिटर की। अनप्रेजेंटेड चेक, जो हमने चेक अपनी चेकबुक में से कस्टमर्स क्रेडिटर को इशू किए हैं। क्रेडिटर होते हैं ना जिनके पैसे पे करने हैं, यानी वो लोग जिनके हमने पैसे पे करने थे उनको चेक हमने इशू किया है बट स्टिल नॉट पेड, लेकिन अभी तक उन्होंने पेमेंट ली नहीं है। बैंक से जाके उन्होंने पेमेंट ली नहीं, हमने चेक पकड़ा दिया भाई जाके पेमेंट ले लो, तो वो पेमेंट लेने ही नहीं गया अभी तक। अभी उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया बट स्टिल नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, प्रेजेंटेड इनटू बैंक लिख लो यार, इनटू बैंक, बट स्टिल नॉट कैश्ड बाय बैंक, बैंक से अभी तक उसने कैश नहीं करवाया। ठीक है। अच्छा, चेक रिसीव हमने किए, हमने बैंक में डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट, अकाउंट में जमा करवाए, अभी तक क्लियर नहीं हुए
वजह पता है क्या है? 2 दिन लगते हैं क्लियरिंग पे, 2 दिन लगते हैं क्लियरिंग पे, इसलिए। अब मैं लेक्चर पे आने लगा हूँ। ये जो है बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है, जिसमें तमाम ट्रांजैक्शन बैंक रिकॉर्ड कर रहा होता है कस्टमर्स की, जो कस्टमर उसमें पैसे जमा करवा रहे होते हैं, पैसे निकलवा रहे होते हैं, इस तरह की सारी ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। अच्छा, और बैंक बुक क्या होती है? जिसमें मैंने आपको अभी बताया, जिसमें कस्टमर अपनी सारी जितने भी पैसे उसने बैंक में जमा करवाए होते हैं वो लिख रहा होता है। ठीक हो गया। जब बैंक के हवाले से इसमें एक ही चीज है मेन, कस्टमर के हवाले से उसके एसेट्स बढ़ते हैं। उसके एसेट, जब वो पैसे जमा करवाता है उसके एसेट्स बढ़ते हैं, बैंक अकाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे। बैंक के हवाले से जब कोई बंदा पैसे जमा करवाता है तो उसकी लाइबिलिटी बढ़ती है, वो कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट में लिखेगा। जो कस्टमर है वो बैंक अकाउंट को डेबिट में लिखेगा, जो बैंक है वो कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट में लिखेगा, वो कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट में लिखेगा। ठीक हो गया। अगर कहते हो तो यार मैं इस ट्रांजैक्शन को भी आपको समझा देता हूँ, एक मिनट यार। ये देखो, ये है कस्टमर, ये क्या है? कस्टमर, कस्टमर्स जर्नल। लेक्चर लंबा हो जाना है, मेरी कोशिश थी कि मैं इसको जितना शॉर्ट से शॉर्ट, बैंक्स जर्नल, बैंक्स जर्नल। ठीक है, 2 जर्नल होते हैं, ये अलग अलग हैं। मैंने आपको ये कैश देता है ना, कैश बैंक को देता है, तो देखो ये कैश इसने दी, कैश क्रेडिट कर दी, और उसने कैश ली, कैश डेबिट कर दी, कैश अकाउंट डेबिट, और इधर कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि इसने कैश दी, उसने बैंक ने कैश ली। ये इधर किसका नाम लिखेगा? बैंक का। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। चलो जी, बैंक अकाउंट जो डेबिट हुआ, और इधर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम कस्टमर अकाउंट क्रेडिट करने वाले हैं। कस्टमर अकाउंट भला कैसे होता है? ये देखो, कैश दिया कैश क्रेडिट, कैश लिया कैश डेबिट, इधर उसका नाम बैंक के जर्नल में कस्टमर का नाम, ये देखो मैंने कस्टमर क्रेडिट कर दिया, और कस्टमर के जर्नल में मैंने बैंक लिख दिया। ये देखो, कस्टमर के जर्नल में इधर कैश कैश दिया, इसने कैश दिया कैश क्रेडिट, इसने जब पैसे यार जमा करवाते हैं तो कैश देते कैश क्रेडिट, कैश लेता है कैश डेबिट, बैंक के जर्नल में कस्टमर का नाम, कस्टमर के जर्नल में बैंक का नाम, इस तरह। अब यही चीज वो यहाँ कह रहा है, वो कहता है जी जब जब वो उसका एसेट जी इंक्रीज होता है तो बैंक डेबिट हो जाता है, और बैंक की लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो कस्टमर क्रेडिट हो जाता है। जी उसने तो सिर्फ जबानी कलामी कह दिया ना, मैंने आपको प्रूफ करके ये सामने आपके दिखा दिया। ठीक हो गया, मसला हुआ तो मुझे कॉल कर लेना। अच्छा, इसको आप पढ़ेंगे, ये जो मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं जस्टिस पैराग्राफ में ये लिखी हुई है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको, ये एक्सटेंडेड फॉर्मेट है बैंक बुक का। यानी जब आप पैसे, ये आपके पैसे हैं, ये आपने पे किए, तो आपने 50,000 आपके अकाउंट में थे, 10,000 आपने पे किए, 40 रह गए, 5 जमा करवाए 45 हो गए, 12 पे किए 33 रह गए। अब बैंक में क्या होता है, 50,000 आपके पास, ये 50,000 है, बैंक वालों के गिर्द ना ये एक ब्रैकेट लगी हुई है, ये बैंक स्टेटमेंट है। 10,000 पे हुए तो डेबिट, बैंक के हवाले से डेबिट होंगे। अच्छा, जब आपने ये बैंक बैंक स्टेटमेंट बन रही है, ऊपर ऊपर बैंक बुक थी जो कस्टमर ने घर में एक रजिस्टर बनाया हुआ है, और ये बैंक की स्टेटमेंट। ये देखे ना, इधर क्रेडिट इधर डेबिट, इधर डेबिट 5,000 इधर क्रेडिट, और इधर 12,000 क्रेडिट इधर डेबिट, तो इस तरह ये मिलके। अच्छा, वो कह रहा है जी कि ये जो इसका बैलेंस होगा ये इस तरह होगा, ऐसे शो हो रहा होगा बैंक बुक का फेवरेबल बैलेंस, और ये जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो ब्रैकेट्स में शो हो रहा होगा फेवरेबल बैलेंस। बस इतनी सी बात है, इसको देखना है तो देख लें, वरना ये कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये जो इसने ये सारी बातें की हुई कि ब्रैकेट ब्रैकेट में डालनी और नहीं डालनी। कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, अगर पढ़ना है तो इस पैराग्राफ को एक दफा पढ़ लीजिएगा। मजीद मैंने जो आपको 6 डेफिनेशन बताई हैं वो इसी के बारे में। अच्छा, इसको बिल्कुल आप लोगों ने ये जो अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं करने वाला, और जस्ट जस्ट मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। ये पैराग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। ये कहता है एट द टाइम बैंक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स इन आवर अकाउंट, बैंक हमें बताए बगैर ना हमारे अकाउंट से कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहा होता है, बैंक चार्जेस काट लेता है। बैंक अपने चार्जेस का हमारे अकाउंट में प्रॉफिट डाल देता है, हमारे अकाउंट से टैक्स काट लेता है। हमें बताए बगैर बाद लोग हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा जाते हैं। बता बताए बगैर यार कोई भी हमारे अकाउंट में जमा तो करवा सकता है ना, कोई रोक तो नहीं सकता। तो 4 तरह की ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस काट देता है, बाजू का हमारे अकाउंट पे प्रॉफिट लग जाता है, टैक्स कट जाता है हमारे अकाउंट से, या बाजू का लोग हमारे अकाउंट में जमा करवा जाते हैं पैसे। हमारी और बैंक की स्टेटमेंट आपस में नहीं मिल रही। हमारी स्टेटमेंट देखो ना, हमें तो पता ही नहीं है यार, बैंक चार्जेस कट गए हैं, ये प्रॉफिट आ गया है, टैक्स कट गया मेरे अकाउंट से, कोई बंदा मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा देगा, मुझे तो नहीं पता।
तो मेरी जो मेरी बैंक बुक मेरी क्या है, मेरी कस्टमर की क्या होती है, बैंक बुक होती है, और बैंक की क्या होती है, बैंक। इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, इन दोनों के डिफरेंस को खत्म करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। सादी सी बात है, क्या हो गया, बैंक बुक जो कस्टमर की होती है और बैंक स्टेटमेंट जो बैंक की होती है, उन दोनों में जब डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये अब आपको समझ आ गई होगी। फिर बता रहा हूँ, बैंक बुक जो कस्टमर की होती है और बैंक स्टेटमेंट जो बैंक की होती है, उन दोनों में जब डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस क्यों आता है, इन वजह, ये मैंने वजह 4 वजह ये बताएंगे, 2 और वजह भी। बैंक चार्जेस, प्रॉफिट, टैक्स और डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, 4 ये रीजन है, 2 और रीजन वो आगे बता। बैंक चार्जेस, प्रॉफिट, टैक्स और डिपॉजिटेड बाय द बैंक। यार इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो सारी बकबक है, ठीक है, इसमें सिंपली ये कुछ भी नहीं है आपको करने की जरूरत, ठीक है, मैं खुद आपको ये सारा करवा लूंगा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बैंक रिकॉन्सिलेशन। ये ऊपर वाला जो मैंने सारा कुछ बताया, हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना ऊपर से, सीधा आपने आ जाना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन, दिस रिकंसाइल द डिफरेंस इन द बैंक बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट, मैंने वही आपको कहा है, यानी ये मैच करता है जो आपकी बैंक बुक में और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो डिफरेंस आता है, उसको डिफरेंस को ये मतलब खत्म करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स मैंने अभी यार बता जो चुका हूँ। चेक इशूड टू द क्रेडिटर्स बट स्टिल नॉट पेड, स्टिल नॉट प्रेजेंटेड, स्टिल नॉट कैश। यहाँ पे भी कहीं इसी तरह लिखा होगा, ये देखो, व्हेन चेक इज इशूड, चेक इशूड का मतलब ये वही मैंने लिखा है, बट नॉट पेड मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया, ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक्स के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में ये देखो बताया, ठीक है। ये डेफिनेशन याद करना, मेहरबानी करना, ये ना याद करना, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये भी कुछ भी नहीं करना, ये आपको यहाँ से करना ही, जो मैंने एक डेफिनेशन बताई है बस आपने वही करना। अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं जी, यार बताया तो है, चेक रिसीव फ्रॉम द डिपॉजिट डेटर्स, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, नॉट क्लियर्ड इन द बैंक अकाउंट, चेक आपने लिए, बैंक में जमा करवाए, अभी तक क्लियर नहीं हुए। एक चीज बस याद कर लो, एक चीज याद कर लो, अगले लेक्चर में मजीद चीजें बता दूंगा। अनप्रेजेंटेड चेक्स का बैलेंस डेबिट होता है, अनप्रेजेंटेड चेक्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और अनक्रेडिटेड चेक्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। ये बस याद कर लो, और कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। ये जो सारे टेबल बने हुए हैं यार, ये सब बकवास है, ये सब बकवास, ये देखो बल्कि लिखा हुआ है, ये बस ये एक टेबल कर लो। अनप्रेजेंटेड चेक का बैलेंस डेबिट होता है, अनक्रेडिटेड चेक्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, बस ये याद। आगे मैं खुद आप लोगों को ये करवा लूंगा, ये क्या चीज होती है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक हो गया। तो आज का अनप्रेजेंटेड चेक्स का बैलेंस डेबिट, अनक्रेडिटेड चेक्स का बैलेंस क्रेडिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैक्सिमम फ्रेंड से यार इसको शेयर करना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 23 में कमिंग लेक्चर में बना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।